नमस्कार विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंगाटिया और एमकेएच की हिंदी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का गद्य भाग प्रारंभ करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम सबसे मज़ेदार अध्याय नंबर 13 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो ये अध्याय जो है इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण रंगा। और आपको मैं बता दूं कि हिंदी में 4 नंबर का सबसे पहले तो हमें एक कवि परिचय और एक लेखक परिचय ऑप्शन में मतलब अथवा में आते हैं, कवि परिचय और लेखक परिचय। उनमें से आपको एक का परिचय जो है वो देना होता है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनता है सबसे पहले जाते ही कि इसके जो कवि हैं या गद्य भाग में जो इसके जो लेखक हैं उनका सबसे पहले हम परिचय जान लें। तो फटाफट से हम लक्ष्मी नारायण रंगा जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ। और आपने डूंगर कॉलेज बीकानेर से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। स्नातकोत्तर की डिग्री इन्होंने जो है वो डूंगर कॉलेज यहाँ पास में ही है, बीकानेर में है, वहाँ से इन्होंने डिग्री प्राप्त की। और भाषा विभाग जयपुर में मुख्य अनुवादक के रूप में ये कार्यरत रहे। फिर उसके बाद बाल्यकाल से ही आपका जो रुझान है वो नाटकों की ओर था। इसका मतलब नाटक लेखन, निर्देशन और अभिनय में इन्होंने सक्रिय भागीदारी जो है वो निभाई थी वहाँ पर। और रंगा जी जो है वो हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से साहित्य सृजन करते रहे हैं। यानी इन्होंने हिंदी में भी रचना की है और कुछ रचना इन्होंने राजस्थानी में भी की है। आपके नाटक और एकांकी मुख्यतः ऐतिहासिक, सामाजिक और समसामयिक विषयों के आधार पर बनाकर लिखे गए हैं। समसामयिक का मतलब है कि करंट इश्यूज जो होते हैं ना, करंट पर बनाकर के इन्होंने जो नाटक है वो लिखे हुए हैं। इनको सन 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित एक इनका नाटक था, रंग नाटक था पूर्णमिंद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। देखो कितनी अच्छी बात है कि 2006 में लक्ष्मी नारायण रंगा को जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार तक प्राप्त हुआ है। इनकी रचनाओं के बारे में दोस्तों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नाटक और एकांकी संग्रह की अगर हम बात करें तो इनकी नाटक है इनके टूटती नालंदाई, रक्त बीज, तोड़ दो ये जंजीरें और एक घर अपना। अगर कहानी संग्रह की बात करें तो दहेज का दान, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, ये इनकी कहानी संग्रह आपके साइड में आपको स्क्रीन पर पूरा का पूरा जो बुक का पेज है वो आपको पूरा का पूरा प्रेजेंट हो रहा है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। उसके बाद बाल कहानियाँ अगर हम कविता संग्रह देखें तो इनकी राजस्थानी भाषा में एक बहुत ही सुंदर कविता है हरिया सुवटिया। और बाल कहानियाँ भी एक कहानी है इनकी राजस्थानी भाषा में, यह है टमरकंटू। चलिए, तो ये लक्ष्मी नारायण रंगा जी के बारे में थोड़ा सा कवि परिचय हो गया, लेखक परिचय हो गया। क्योंकि हम गद्य भाग पढ़ रहे हैं ना, तो गद्य भाग में लेखक होंगे तो लेखक परिचय होगा। अब हम पाठ परिचय पर चलते हैं कि ये जो पाठ है ये किस बारे में है। तो पाठ परिचय भी आपके सामने है। इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने की यशोगाथा का वर्णन किया गया है। इसका मतलब इस अध्याय में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वीर शिरोमणि सागरमल गोपा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनका राजस्थान में जो स्वतंत्रता आंदोलन रहा था उसके अंदर वो बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। और उनके बारे में ये जो पाठ है वो दिया गया है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, अत्याचारी और निरंकुश सामंतशाही के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया था। अक्सर क्या होता था कि अंग्रेज जो थे वो किसी एक राजा को अपने अंडर काम में लगा देते थे कि यानी वहाँ के जो राजा है उन्हीं के साथ वो संधि वगैरह कर लेते थे कि आप ही निरंकुश शासन करोगे, आप वैसे ही करोगे जैसा हम कहेंगे। तो इन्होंने अपने ही राज्य के जो राजा थे उनके विरुद्ध जो है वो क्रांति का बिगुल बजाया था, क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे और वो बिल्कुल अत्याचारी और निरंकुश हो गए थे। तो इससे क्रोधित हो सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया था और बंदी गृह में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। और जब अपने पढ़ेंगे सीन जब अपना स्टार्ट होगा, एकांकी जब स्टार्ट होगी, वहाँ से हम देखेंगे कि कैसे इनको कितनी जो अमानवीय यातनाएं हैं दी गई हैं। लेकिन आपने आततीय शासन के सामने झुककर माफ़ीनामा पर दस्तखत करने से मना कर दिया। इन्होंने कभी भी माफ़ी नहीं मांगी और अंत में इन्हें 3 अप्रैल 1940 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया। दोस्तों देखो, इनको 3 अप्रैल 1940 को जेल में जिंदा जला दिया गया था। आपकी शहादत ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए और फिर आगे से आगे स्वतंत्रता संग्राम चला गया और आज हम आज़ादी की हवा में जो है वो सांस ले रहे हैं।
तात्विक दृष्टि से अमर शहीद, ये जो पाठ है इसका, ये जो एकांकी है ये अमर शहीद के नाम से है। और इनकी संवाद योजना में ओजपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग पाठकों का ध्यान आकर्षित करती है। दोस्तों ओजपूर्ण का मतलब बहुत ही बहुत ही एक जोशीली आवाज़ में, अब हम इसको पढ़कर सुनाएंगे, एक बहुत ही जोशीली आवाज़ में हम इसको पढ़ेंगे, यानी उसको हम बोलेंगे कि इसमें जो भाषा शैली है वो बहुत ही ओजपूर्ण है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे तो वो आपका भी जो है ध्यान आकर्षित ये करेगी जो एकांकी है हमारी। तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। अमर शहीद स्टार्ट करने से पहले हम इनमें जो पात्र परिचय है वो कर लेते हैं, यानी इसके अंदर कुछ पात्र हैं, कुछ 4-5 पात्र हैं। जैसे पहला पात्र तो सागरमल गोपा जी खुद ही हो गए। ये है कौन? 40 वर्षीय एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं और हाथ में इनके हथकड़ियाँ हैं और पाँवों में दोहरी बेड़ियाँ यानी डबल ड्यूल्ड बेड़ियाँ जो है वो जकड़ी हुए हैं। दूसरे पात्र है इसमें गुमान सिंह रावलोत। गुमान सिंह रावलोत जो है वो पुलिस अधीक्षक हैं। और एक जेलर है करनीदान, जो जैसलमेर जेल का इंचार्ज है। इनको जैसलमेर जेल में रखा हुआ है तो वहाँ के इंचार्ज जो है वो कौन है? जेलर करनीदान। उसके बाद उसके अलावा 3 और आदमी हैं, बीरबल, मुनका सोहिल और अहमद कलर, जो कि सिपाही हैं। ये सब यहाँ मतलब पात्र के रूप में हैं इस एकांकी के अंदर। अब जो है ये एकांकी हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये समय है 3 अप्रैल 1940 को दोपहर का समय है। अब हम पर्दा उठाते हैं, मतलब कहानी का एक सिनेरियो, जब सीन एक स्टार्ट होता है तो कहाँ से वो सीन जो है वो स्टार्ट हो रहा है उसकी बात हम करते हैं। पर्दा उठाने पर जेल की कोठरी का आंतरिक भाग दिखाई देता है और सामने की दीवार में लोहे का दरवाजा खुला है। मतलब एक काल कोठरी, एक जेल की कोठरी का सीन दिखा रहे हैं जिसके अंदर हम इस तरह से बैठे हैं और जेल का सामने एक दरवाजा है, मतलब उस कोठरी का दरवाजा जो है वो सामने है, लोहे का दरवाजा है। रंगमंच के बीच सागरमल गोपा बैठे हैं। यहाँ पर सागरमल गोपा जी बैठे हैं। उनके हाथ पीछे करके उल्टी हथकड़ी लगाई हुई है। हाथ पीछे करके जैसे हथकड़ी लगाते हैं इस तरह से हथकड़ी इनकी लगाई हुई है, तथा पाँवों में भारी बेड़ियां हैं और बेड़ियों के कारण इनके पाँवों में घाव पड़ गए हैं और उनसे खून बह रहा है। सागरमल गोपा ने धोती कुर्ता पहन रखे हैं जो मैले कुचैले हैं और बैंतों से बार बार पीटने से कपड़े जो है इनके वो जगह जगह से फट चुके हैं। उन पर खून के दाग लगे हुए हैं। सागर के चेहरे पर गहरी वेदना के चिन्ह हैं। वह हिलता है तो दर्द से हल्की चीख निकल जाती है, क्योंकि इतने सारे घाव उनके शरीर पर हैं। वह दांत भींचकर दर्द को दबाने की कोशिश करता है, पर नीचे के अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई होने के कारण उसके थोड़े हिलते ही तेज चीख बरबस निकल ही जाती है। पीछे के दरवाजे से गुमान सिंह रावलोत जो है वो खूनी भेड़िए की सी नज़र और मुस्कान लिए खड़ा नजर आता है। अब जो है इनकी डायलॉग शुरू हो रहे हैं इनके कि कौन क्या कहता है, तो फटाफट से देखिए। सागरमल गोपा जो है उनको हम सागर से बोलेंगे और जो गुमान सिंह रावलोत हैं उनको हम गुमान से सीधा दिखाया गया है। आपके सामने पाठ्य पुस्तक है जो रिप्रेजेंट की गई है, इधर आप देख सकते हैं। सागर बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, यह पीड़ा, यह अपमान, यह आग नहीं सही जाती, अब नहीं सही जाती। अब गुमान हंसकर जो बोलते हैं, नहीं सही जाती तो महारावल जवाहर सिंह जी से माफ़ी मांग लो। अगर नहीं सही जाती तो जो महाराजा हैं वहाँ के जवाहर सिंह जी, उनसे माफ़ी मांग लो। फिर सागर बोलते हैं, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? कौन से अपराध के लिए माफ़ी? फिर गुमान सिंह जी बोलते हैं, सागर एक अपराध हो तो बताऊं, राजद्रोह करके तुमने जो जैसलमेर की नाक कटवा दी। फिर सागर बोलते हैं, राष्ट्र प्रेम करके नाक ऊंची करवा दी गुमान सिंह, सारे देश में सारी दुनिया में मैंने तो नाक ऊंची करवाई है राष्ट्र प्रेम में। फिर गुमान बोलता है, लानत है तेरी इस नाक पर, महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह में तेरी बोटी बोटी नुचवा देता। फिर सागर बोलता है, पर क्यों? गुमान बोलता है, इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की, तुमने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसी किताबें लिखी हैं। महारावल को डाकू, खूनी, हिंसक और आततियों का रक्षक कहा है, इस राज्य को जंगल का राज्य कहा। फिर सागर बोलता है, अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच गुमान सिंह, क्या मैंने यह गलत कहा है? फिर गुमान सिंह बोलता है, बिल्कुल गलत। अरे नमक हराम, तेरी पीढ़ियों ने जिस भाटी महारावल का नमक खाया है तूने उसी थाली में छेद किया है, गद्दार। फिर सागर बोलता है गुस्से से, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे महारावल दोनों हो, जो अंग्रेजों की छत्र छाया पाने के लिए मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो, जनता को डंडे और अंधे कानूनों से दबाते हो। मैंने जो भी किया जनता के हित में किया है।
उसके बाद गुमान बोलता है गुस्से से, झूठे, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? क्या तुम लोगों ने ताजियों का झगड़ा नहीं भड़काया? क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं कराया? क्या तुमने हड़तालें और भूख हड़तालें नहीं कराई? क्या तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी? क्या तुमने जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा नहीं की? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे? क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं किया कि महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? बोल बोल, तुम लोगों ने यह सब किया या नहीं? फिर सागर बोलता है किया किया किया, 100 बार किया और 1000 बार करूंगा। मेरे जीवन का ध्येय ही है कि जैसलमेर की प्रजा को जागृत कर सामंती अत्याचारों को नष्ट करना। इसके लिए मैं अपने प्राणों की बाजी तक लगा देना चाहता हूँ। फिर गुमान जो है वो गुस्से से बोलता है और तेरे जैसे पीवड़े संपोलिये को मैं पाँव से कुचल देना चाहता हूँ। फिर सागर बोलता है गुमान सिंह, तुम्हारे डायर और ओ डायर मेरी आवाज़ जो है वो दबा नहीं सकते। तुम्हारा महारावल और सामंत मंडल मेरी आवाज़ से हिल उठेगा। मेरी आवाज़ में वो आग है जो तुम्हारी राक्षसी सामंती व्यवस्था को शमशान बना देगी, तुम्हारी मौत का पैगाम बन जाएगी। मेरी सांसों की एक फूंक से तुम्हारा जुर्म का राज्य जो है वो ताश के महल की तरह ढह जाएगा। उसके बाद जो है गुमान सिंह बोलता है ओ चुप कर कमीने, यह सामंती व्यवस्था तो शमशान बनेगी या नहीं, मेरी मौत का पैगाम आएगा या नहीं, पर तेरी मौत जो है वो तेरे सिर पर अवश्य मंडरा रही है। ठहर, अभी बताता हूँ। फिर वो जोर से पुकारता है कुछ 3 लोगों को, बिरबल, मुनका सोहिल, अहमद कलर, तीनों को वो आवाज़ दे करके पुकारता है। और तीनों जो है वो ये जो गुमान रावतोल है उसको जो है बोलते हैं हुक्म रावतोल जी। मतलब जैसे अगर कोई ऑर्डर करता है, किसी को आवाज़ देता है, तो वो जो सिपाही हैं या जो भी अन्य लोग हैं वो आकर के बोलते हैं तीनों कि हाँ बोलिए साहब। तो गुमान बोलता है सिपाहियों से कह दो इस आज़ादी के कुत्ते को थप्पड़े, लातें, घुसे, लाठी और बूंटों की ठोकरें मार मार कर इसका कचूमा निकाल दें। देखिए किस तरह का एक भयंकर सीन है कि एक जो है स्वतंत्रता सेनानी जो है वो डटा हुआ है अपने मकसद पर। उसके बाद बिरबल जो इन्हीं तीनों में से एक है वो बोलता है चलो सिपाहियों, निकाल लो अपने हाथ पाँवों के वट, यानी जितना जोर है उतना इसको मार पीट लो। सिपाही आते हैं, कोई थप्पड़ मारता है, कोई मूठ की ठोकर, कोई पीठ पर गुस्सा मारता है, कोई लाठी मारता है और सागर जो है वो हाय हाय करता है। थोड़ी देर यह मारपीट चलती है, फिर वे सागरमल को ज़मीन पर गिरा देते हैं। उसके पाँवों पर सिपाही जो है वो खड़े हो जाते हैं और वह जोर से चीखता है। इतना दर्द होगा तो ऑब्वियसली जो है वो चीखेगा ही। गुमान सिंह व सिपाही जोर से हंसते हैं और सागरमल तड़प कर जो है वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद गुमान बोलता है फेंक दो इस जिंदा लाश को। फिर सिपाही बेहोश सागरमल को घसीटकर रंगमंच में एक तरफ डाल देते हैं। इसी समय जेलर दरवाजे में, अब एक जेलर जो है हमने पढ़ा था, जेलर जो है वो दरवाजे में से आता है और वह सागर की ओर ध्यान से देखता है। गुमान बोलता है अभी मरा नहीं है जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है, वो सजा दूंगा कि यह। इतने में जेलर बात काट कर बीच में बोलता है वो तो ठीक है गुमान सिंह जी, पर सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँका जाता। अब ये थोड़ा समझदार है। ये स्वतंत्रता के दीवाने सर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं। इनसे तो नीति से काम लेना चाहिए, पॉलिसी बना करके काम लेना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर गुमान जो है वो असमंजस में पड़ जाता है और पूछता है कि आपकी बात समझा नहीं। तो फिर जेलर साहब बोलते हैं कोई बात नहीं, समय आने पर समझा दूंगा, पर अब आप जाइए, मुझे सागर को होश में लाकर इससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर गुमान जाते जाते बोलता है कि मुझे कोई ज़रूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। जेलर बोलता है ज़रूर हाँ। और फिर वो बोलता है कि थोड़ा ठंडा पानी भिजवा दीजिए। और गुमान जाते हुए ये बोलता है कि ठीक है साहब, ठंडा पानी भिजवा दूंगा। उसके बाद जो है जेलर सागरमल की हथकड़ी खोलकर उसे सीधा करता है, उसकी नब्ज देखता है और वहीं जो पानी मंगवाया था एक सिपाही गिलास और लोटे में पानी लाता है। जेलर सागरमल के मुंह पर 2-3 बार यूँ छींटे देकर वो उसको जगाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे जो सागरमल है वो कराहता हुआ सागरमल जो है वो होश में आता है और जेलर उसे सहारा देकर के बिठा देता है और पानी पिलाता है। अब देखिए जैसे ही जो सागरमल है वो होश में आता है तो जेलर जो है वो सहानुभूति से उसको बोलता है धीरे धीरे कि सागरमल, सागर। अब सागर कराते हुए बोलता है कि जी बोलिए। जेलर बोलता है सागर, अपने पर, अपनी इस जान पर रहम खा, तेरी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ओह क्या दशा हो गई है तेरी।
सागर बोलता है धन्यवाद जेलर साहब, पर स्वतंत्रता के दीवानों को जो है वो सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए। तो जेलर बोलता है तो तुम क्या चाहते हो? सागर बोलता है हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता। जेलर प्रसन्न होकर बोलता है वही तो मैं कहता हूँ, यानी वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूँ। सागर जो है वो उस बात को समझकर बोलता है कि मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं चाहिए जेलर साहब, भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए। फिर जेलर बोलता है तेरी भारत माता तो स्वतंत्र हो या नहीं, पर तेरी सांसों का सूर्य जो है वो जरूर अस्त हो जाएगा। देखिए उसको मरने से डर नहीं लगता है, तो वो किस तरह की जो है बातें जेलर बोल रहा है और उसका जवाब जो है वो सागर किस तरह से दे रहा है। देखिए अब जो है सागर थोड़ा सा यूं उठने का प्रयास करता है, जेलर सहारा देकर उसे खड़ा करता है। इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों के हजारों सूर्य भी अस्त करने पड़े तो मैं हर जीवन में ऐसा करने को तैयार हूँ। अब जेलर थोड़ा सा सोचकर बोलता है कि पर सागर जरा सोच, अगर वह स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिल जाएगा? तेरा घर, तेरा परिवार। सागर जो है वो हल्की हंसी के साथ बोलता है स्वतंत्रता के दीवाने संसार से कुछ लेने की नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं साहब। वे अपने जीवन की सांसों के मोतियों से अपना घर नहीं संसार को सजाते हैं। जेलर बोलता है वो तो ठीक है सागर, पर मान लो तुमने जीवन भर संघर्ष किया और स्वतंत्रता भी नहीं मिली तो, यानी अगर तुमने जीवन भर संघर्ष किया भी और स्वतंत्रता भी नहीं मिली तो क्या होगा? सागर बोलता है तो क्या हो जाएगा? हम तो यह मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम एक लंबा सफर है, हम तो बस प्राणों की मशाल जलाकर उस पर चलना जानते हैं, कितना चल पाएगा, कितना बढ़ पाएगा, कौन जानता है। फिर जेलर बोलते हैं और चलते चलते जिंदगी के कदम थम गए तो? सागर बोलता है तो यह मशाल हम किसी और के हाथों में सौंप कर मौत की गोद में सिर रखकर आराम से सो जाएंगे। हमने अपना फर्ज तो कम से कम पूरा किया है ना, ठीक है। तो जेलर बोलते हैं पर सागर जब तक जान है तब तक जहान है, क्या तुझे विश्वास है कि इन तेज तूफानों में तुम्हारी मशाल जलती रह सकेगी? फिर सागर बोलता है वह मशाल ही क्या जेलर साहब जो तूफानों से बुझ जाए, फिर भी अगर यह मशाल बुझने लगी तो हजारों दूसरी मशालें जो हैं वो प्रज्वलित करके बुझेंगी। हर मशाल को एक ना एक दिन बुझना ही पड़ता है, चाहे जल्दी हो या देर से, फिर बुझने से क्या डरना। फिर जेलर बोलता है पर सागर उस स्वतंत्रता से क्या फ़ायदा जो मौत के बाद मिले? अब बीच में बात काटकर सागर बोलता है स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है जेलर साहब, वह जानता है कि इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। वह अपने प्राण बोकर खून पसीने से सींच कर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। और स्वतंत्रता सेनानी जो है संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। भगीरथ है गंगा खुद के लिए नहीं लाया था, युगों युगों तक लोग उस भागीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे, इसीलिए लाया था। अब जेलर क्या बोलता है गंगा लाने पर भगीरथी का नाम तो अमर हो गया, पर तेरा नाम इस अंधेरी काल कोठरी में ही घुट घुट कर मिट जाएगा। यानी जैसे तुम मरेगा इस काल कोठरी के अंदर ही मन मिट जाएगा, तुझे कौन जानेगा। तो सागर बोलता है नींव का पत्थर कब कहता है जेलर साहब की मेरी कहानी बने, उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी कह होता है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है, चाहे उसका समय का अस्तित्व उजागर न हो। इसलिए नींव के पत्थर का महत्व हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है। आपने देखा होगा कि जब मकान बनाते हैं तो नींव पर सबसे अधिक फोकस किया जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा मकान जो उस नींव में पड़े पत्थर यानी नींव में जो पत्थर लगाए जाते हैं उसी पर डिपेंड करता है। अगर नींव कमजोर हो गई तो मकान किसी काम का नहीं होगा। जेलर बोलता है फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है। फिर सागर हल्की हंसी जो है हंसते हुए बोलता है जेलर साहब बसंत लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई उनके यशोगीत गाए, वे तो चुपचाप झड़ जाते हैं और चुपचाप धरती की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं और उनके स्थान पर उगाते हैं नए नए हरे हरे पत्ते। तो अब तक की कहानी, अब तक की जो सिनेरियो आपके सामने चला, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार आपको लगा होगा दोस्तों। इस सेम कहानी को, इस सेम एकांकी को हम कंटिन्यू करेंगे हमारी अगली वीडियो में, तो देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।